सुनिए भाई, देखिए यूप्लोइडी की बात चल रही थी और यूप्लोइडी हमने देख ली कि भाई टू टाइप होती है, एक तो ऑटो पॉलीप्लोइडी और एक एलो पॉलीप्लोइडी। ठीक है, तो इनके बारे में हम क्रम से बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वबहुगुणता, जिसको हम ऑटो पॉलीप्लोइडी कहते हैं। ठीक है भाई, स्वबहुगुणता। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि वे बहुगुणित जीव जिनमें प्रारंभिक गुणसूत्रों के समान समुच्चय पाए जाते हैं, स्वबहुगुणित कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? स्वबहुगुणित कहलाते हैं। ठीक है, इसका प्रेरण कॉल्चिसन से किया जाता है। कॉल्चिसन कॉल्चिकम आटमनेल के घनकंद से प्राप्त किया जाता है, जो मियोसिस के समय माइटोटिक फाइबर नहीं बनने देता। चलिए भाई, अब आपको ये बहुत क्लियर समझ में आएगा। देखिए भाई, हम पढ़ रहे हैं स्वबहुगुणता, जिसको हम ऑटो पॉलीप्लोइडी कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ऑटो पॉलीप्लोइडी क्या कहते हैं भाई? कि वे बहुगुणित जीव। भाई यहां जो भी हमको जीव प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे? बहुगुणित होंगे, ये फिक्स बात है। ठीक है, तो वे बहुगुणित जीव जिनमें प्रारंभिक गुणसूत्रों के समान समुच्चय पाए जाते हैं। अब देखिए, आप बात को जरा यहां समझने की कोशिश कीजिए कि भाई एक जीव है और इस जीव के अंदर गुणसूत्र जो हैं, ये जो पेयर में आपको गुणसूत्र दिखाई दे रहा है ना, वो एक ऐसा गुणसूत्र है जो इसके पेरेंट्स में प्रारंभिक रूप में था। मेरी आपको बात समझ में नहीं आई, अभी नहीं आएगी आपको। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप तब तक इस चीज को नहीं समझेंगे, तब तक आपको इसकी परिभाषा नहीं पता चलेगी। चलिए देखते हैं, सुनिए भाई। आप इतना सोचिए कि भाई दो जीव हैं और एक ही जाति के दो जीव हैं या दो प्लांट हैं, हम ऐसा मान लेते हैं, और उन दो प्लांटों में या जीवों में हम आपस में क्रॉस करा रहे हैं। एक ही जाति के जीव हैं, है ना? तो मादा के अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन होगा उसमें अंडाणु बनेंगे और मेल में शुक्राणु बनेंगे। अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं ना, और अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है कि जो गुणसूत्र पेयर में होते हैं वो अलग होते हैं। ये भी आपको पता है ना? और ये भी आपको कंसेप्ट पता है कि स्पर्म में सिंगल रूप में गुणसूत्र आते हैं, ओवम में भी सिंगल रूप में आते हैं, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब जाके ये कैसे बनते हैं भैया? पेयर में बनते हैं। बनते नहीं बनते पेयर में? बताओ, यही कंडीशन तो होती है, पेयर में बनते हैं ना। अभी जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 है,
लेकिन जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करते हैं तो संतति में ये दोबारा से पेयर में बन जाते हैं और 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं, है ना। तो ये तो आधारभूत गुणसूत्र है इस जीव में। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि भाई मादा का जो ओवा था, अंड था, उसमें एक गुणसूत्र पेयर के रूप में था। किस रूप में था? पेयर। और जो बाकी गुणसूत्र थे वो सिंगल रूप में थे। ठीक है। ये जो नर है, सॉरी स्पर्म जो है, इसमें सभी सिंगल रूप में गुणसूत्र हैं। अब जब इसमें फ्यूज होगा आपस में, तो ये जिस नंबर का क्रोमोसोम था जो कोई कारणवश अपनी डिप्लॉइड अवस्था में है, तो इस संतति में तो ये डिप्लॉइड अवस्था में ही आएगा ना। और इधर से ये सिंगल अवस्था में जा रहा है, तो यहां पर ये कितनी अवस्था में हो जाएगा? त्रिगुणित नहीं हो जाएगा? अरे मान लीजिए ये 18वें नंबर का गुणसूत्र था जो डिप्लॉइड ही रहा था कोई भी कारणवश, है। तो अंडाणु में ये डिप्लॉइड अवस्था में था, जबकि अंडाणु में ये हैप्लॉइड अवस्था में होना चाहिए था, आप सभी जानते हैं, है ना। लेकिन कोई कारणवश ये नहीं हुआ, डिप्लॉइड ही रहा। इधर से स्पर्म में सारे हैप्लॉइड थे। तो जब ये फ्यूज होंगे तो जो 18वें नंबर का गुणसूत्र है तो वो ट्रिपल कंडीशन में नहीं आ जाएंगे क्या? आएंगे ना। और जब गुणसूत्र ट्रिपल कंडीशन में आ जाए, या मैं ये कहूं कि यहाँ समुच्चय 2 से अधिक हो रहे हैं, एक समुच्चय में 2 गुणसूत्र होते हैं लेकिन यहाँ पर 2 से अधिक हो रहे हैं, तो आप इस कंडीशन को सुगुणता नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्र ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है। इसके लक्षण भी अलग होंगे। फिर मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्वयं बहुगुणता। अरे भाई स्वयं और पर में इतना सा डिफरेंट है कि अगर तुम एक ही जाति के मध्य क्रॉस करा रहे हैं तो स्वयं बहुगुणता है, और 2 विभिन्न जातियों के मध्य करा रहे हैं तो पर बहुगुणता है, और कोई खास बात नहीं है। ठीक है। देखो अब दोबारा ये कह रहा है कि स्वयं बहुगुणता हम कॉल्चिसिन से कराते हैं, या जो भी हम सुगुणता कराते हैं वो किससे करा सकते हैं? कृत्रिम रूप से कॉल्चिसिन से। नेचुरली तो म्यूटेशन वगैरह या जो भी कोई घटना होती है उससे हो जाता है ना। लेकिन कृत्रिम रूप से हमारे पास एक रसायन होता है जिसको हम कॉल्चिसिन कहते हैं। अब ये जो कॉल्चिसिन रसायन है, ये एक कॉल्चिकम आटमनिल नाम के प्लांट के घनकंद, अब आप घनकंद जानते हैं जिसका उदाहरण जमीकंद था, तने में हमने पढ़ा था ना, तन रूपांतरित तनों में घनकंद। तो कॉल्चिकम आटमनिल का जो प्लांट है जिसके घनकंद से हमने इस रसायन को प्राप्त किया। अब ये रसायन क्या करता है? कॉल्चिसिन। ये रसायन, अब याद कीजिए आप 11th क्लास में मैंने आपको बताया था कि मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र एक मध्य अवस्था में बीच में आ जाते हैं और तब दोनों ध्रुवों से क्या बनते हैं? नहीं पता? माइटोटिक फाइबर नहीं बताए क्या? तर्कुतंतु बनते ना, तर्कुतंतु। तो ये तर्कुतंतु क्या करते थे? गुणसूत्रों के क्रोमेटिड को इस प्रकार खींचते थे और उनको अलग करते थे। अर्थात मैं ये कहूं कि गुणसूत्रों को जोड़े से अलग करने के लिए कौन सी संरचना रेस्पॉन्सिबल होती है? माइटोटिक फाइबर, तर्कुतंतु जिम्मेदार होते हैं। आप सभी को पता है ना। और तर्कुतंतु का जो निर्माण है वो समीपस्थ तारक केंद्र करता है। कौन सा तारक केंद्र? समीपस्थ तारक केंद्र, है ना। तो अब ये क्या कह रहा है कि भाई हमने क्या किया? हमने एक प्लांट का ओवा लिया और एक का लिया परागकण, ठीक है, या उसके
जनन कोश का ली, है ना। तो हम पता है उसमें क्या करें, अगर हम कृत्रिम तरीके से उसमें कॉलचिसिन डाल दें, क्या डाल दें, कॉलचिसिन, तो कॉलचिसिन क्या करता है, अर्धसूत्रीय विभाजन के समय, अर्धसूत्रीय विभाजन के समय इन तर्कु तंतुओं को नहीं बनने देता। अब आप खुद समझदार हैं कि अगर, ठीक है, तो स्वयं बहुगुणता के बारे में आपको बात पता चल गई, ठीक है। तो स्वयं बहुगुणता में जो मैं आपको बता ही रहा था कि भाई कोई जीव जो होता है, कोई जीव जो होता है उसमें जब युग्मक बनते हैं, या मैं कहूँ युग्मक बनते हैं, तो हमेशा अर्धसूत्रीय विभाजन होता है नहीं होता। तो अर्धसूत्रीय विभाजन के समय जो माइटोटिक फाइबर हैं, तर्कु तंतु हैं, वो नहीं बनते। और आप खुद समझदार हैं कि भाई अगर तर्कु तंतु नहीं बनेंगे, माइटोटिक फाइबर अगर नहीं बनेंगे, तो आप मुझे बताइए कि गुणसूत्रों का जो पेयर था इस प्रकार, वो पेयर अलग अलग होगा क्या, होगा क्या अलग अलग, नहीं होगा ना। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमने अर्धसूत्रीय और समसूत्रीय विभाजन को पढ़ा था, तो हमने एक बात ये पता चली थी कि भाई हमेशा तर्कु तंतु ही क्या करते हैं, गुणसूत्रों को जोड़े से अलग करते हैं, ठीक है, पढ़ा था ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉलचिसिन के कारण तर्कु तंतु नहीं बन पा रहे, और जब तर्कु तंतु नहीं बनेंगे तो हमारे गुणसूत्र पेयर से अलग नहीं होंगे और पेयर की पेयर ही रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए आप, कि भाई ये ओवा था, अंड कोश का थी, ये स्पर्म कोश का है ना। चलिए, ये फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट। अच्छा, अर्धसूत्रीय विभाजन के समय अगर इनमें तर्कु तंतु नहीं बनेंगे, तो आप मुझे बताइए कि जो गुणसूत्र हैं वो हमेशा जोड़े में ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, गैमेट में रहेंगे ना। और जब ये आपस में फ्यूज होंगे, तो जो संतति बनेगी, उस संतति में ये गुणसूत्र टेट्रॉइड अवस्था में नहीं आएंगे, चतुर्गुणित कंडीशन में नहीं आएंगे क्या। भाई ये पेयर में था, एक नंबर का गुणसूत्र, इधर एक नंबर का गुणसूत्र भी पेयर में था। और मैं आपको पता ही है कि भाई जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं, नर और मादा युग्मक, तो संगत गुणसूत्र भी आपस में जुड़ते और पेयर बनाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इधर से भी पेयर चलेगा, उधर से भी पेयर चलेगा। तो आप मुझे बताइए इस संतान में 2 से अधिक गुणसूत्रों के समुच्चय पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे, पाए जाएंगे ना। और ये घटना हम किस में कर रहे हैं, एक ही जाति के जीवों में। तो आप इस घटना को स्वयं बहुगुणित बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्वयं बहुगुणित। क्लियर है बात। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पर बहुगुणता। सेकंड जो है जिसको हम पर बहुगुणता या मैं कहूं एलोपॉलीप्लॉइडी कहते हैं, के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पर बहुगुणता क्या होती है, जब दो भिन्न जातियों के 2 से अधिक गुणसूत्रों की समुच्चय एक जीव में पाए जाते हैं, तो इसे पर बहुगुणता कहते हैं। जैसे जेडी ने रेफेनस
सैटाइवा व ब्रेसिका ओलेरेसिया के संकरण से रैफेनोब्रेसिका किस्म उत्पन्न की। सैटाइवा ठीक है, 1 मिनट में इसमें इंक डालूं। तो चलिए इस एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश कीजिए। हम जो पढ़ रहे हैं वो एलो पॉलीप्लॉइडी पढ़ रहे हैं, जिसको हम पर बहुगुणता कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, स्वयं बहुगुणता में आपने क्या पढ़ा कि भाई एक ही जाति के जीव होते हैं जिसमें 2 से अधिक गुणसूत्रों के समुच्चय होते हैं किसी भी जीव में। ठीक है, उसको हम स्वयं बहुगुणता कहते हैं। अब यहाँ भी क्या होगा, 2 से अधिक गुणसूत्र होंगे, सेट होगा। क्यों? क्योंकि ये सुगुणता के टाइप है, और सुगुणता मैं आपको बता चुका हूं कि सुगुणता में हमेशा क्या होता है, गुणसूत्रों के 2 से अधिक समुच्चय पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई जब 2 भिन्न जातियों के, बात समझ में आ गई? इस कंडीशन में हमने क्या किया है, 2 अलग अलग जाति ली और 2 भिन्न जातियों के 2 से अधिक गुणसूत्रों के समुच्चय, 2 भिन्न जातियां थी, उनके गुणसूत्रों के सेट अगर हम किसी एक जीव में लेकर आ जाएं या एक जीव में ट्रांसफर कर दें, पूरे सेट को, मेरी बात समझ में आ रही है? हैप्लॉइड गुणसूत्र नहीं, डिप्लॉइड गुणसूत्रों को ही, और वो भी किसके, 2 अलग अलग जीवों के या जातियों के। स्पेशली हम प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पाए जाते हैं, तो इसे हम एलो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। अब इसका एग्जांपल समझिए आप। अरे जीडी है, एक जीडी नाम के वैज्ञानिक थे। जीडी ने क्या किया, मूली, जिसको हम रेफिनस सैटाइवा कहते हैं, इसका देसी नाम मूली है। क्या है? मूली। और मूली जो होती है, उस मूली में 18 गुणसूत्र होते हैं डिप्लॉइड अवस्था में। जैसे डिप्लॉइड अवस्था में हमारे अंदर 40 गुणसूत्र हैं, उसी प्रकार मूली में कितने गुणसूत्र होते हैं, 18। ये 2n 18 लिखा हुआ है ना। तो जीडी ने क्या किया, एक तो लिया मूली का प्लांट, और उस मूली में कितने गुणसूत्र थे, 18। और एक लिया ब्रेसिका ओलेरेसिया, जिसको हम पत्ता गोभी, कैबेज कहते हैं, है ना, फूल गोभी नहीं। बुक में गोभी लिखा हुआ है तो वो कैबेज है, पत्ता गोभी है। ठीक है, तो उस पत्ता गोभी में भी 18 गुणसूत्र थे। मेरी बात समझिए आप। तो जीडी ने क्या किया, 2 भिन्न जातियों के प्लांट लिए। देखो, रेफिनस सैटाइवा लिया, मूली का प्लांट, और एक ब्रेसिका ओलेरेसिया, कैबेज, पत्ता गोभी। अब इनकी जो जनन कोशिकाएं थीं, तो उनमें 18 गुणसूत्र थे। बात समझ में आ रही है? अब इन्होंने क्या किया, अब देखो, ये तो मूली और ये गोभी। इस मूली में पेयर में कितने थे, 9 पेयर होंगे ना, 9 होंगे कि नहीं होंगे? इसी प्रकार इसमें भी कितने पेयर होंगे गुणसूत्र के, 9, क्योंकि 18 गुणसूत्र थे, है ना। अब इन्होंने क्या किया, जब इनके युग्मक बनाए तो मान लीजिए कॉलचिसिन इन्होंने डाल दिया, और कॉलचिसिन ने क्या नहीं होने दिया, तर्कोतंतु नहीं बनने दिए, तो गुणसूत्र जोड़े से अलग नहीं हुए। अब जैसे हम माने कि इसके परागकण को स्पर्म डाल दें, या कोई भी कृत्रिम तरीके से हम इनका आपस में संकरण करा दें, करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब इन दोनों का संकरण होगा तो जो एक संतति बनेगी। अब आप मुझे एक बात बताना,
ये मूली था, ये गोभी का था। इन दोनों के बीच जब आपस में हमने क्रॉस कराया तो इस संतति में टोटल गुणसूत्र 36 होंगे कि नहीं होंगे? बताओ मुझे बात। नहीं होंगे क्या 36 गुणसूत्र? अब देखो, इसके पेरेंट्स जो थे उनमें कितने कितने गुणसूत्र थे? 18 गुणसूत्र थे ना। लेकिन क्या हुआ कि इनमें गुणसूत्र में अर्धसूत्री विभाजन के समय तर्को तंतु नहीं बनने से इनका सेट की सेट ही रहा गैमेट में। जब ये फ्यूज हुए तो ये चतुर्गुणित कंडीशन में आ गए। तो इस संतति में कितने गुणसूत्र रहेंगे? 36 गुणसूत्र। और ये संतति का क्या नाम दिया? रैफेनोब्रेसिका। क्या नाम दिया? रैफेनोब्रेसिका। एक किस्म उत्पन्न की जो कि एक बंध्य किस्म थी, जिससे आगे जो आगे उत्पादन नहीं कर सकती थी। और जो ये रैफेनोब्रेसिका थी उसमें कुछ डिफरेंट लक्षण यहाँ देखने को मिले। तो आप इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एलोपॉलीप्लॉइडी। क्या बोलेंगे? एलोपॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर दो भिन्न जातियों के 2 से अधिक गुणसूत्रों के समुच्चय एक ही जीव में लेकर आ रहे हैं या एक ही जीव में पाए जा रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम परबहुगुणता कहते हैं। अगर मैं यही कंडीशन केवल मूली और मूली के अंदर ही कराता, आप मेरी बात समझो, ये दोनों ही प्लांट मूली के होते, तो तब हम इसको ऑटो पॉलीप्लॉइडी कह के चलते, स्वयं बहुगुणता कह के चलते। लेकिन यहाँ हमने 2 भिन्न जातियां ली हैं, तो हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? परबहुगुणता बोलेंगे। ठीक है। इसी प्रकार एक हमने ट्रिटिकल, क्या एक ट्रिटिकल किस्म भी हमने प्राप्त की थी, जो गेहूं और राई, बात समझ में आ रही है? एक गेहूं का और एक राई का, दोनों के हमने प्लांट लिए और बिनके बीच में संकरण जब कराया तो एक ट्रिटिकल नाम की किस्म हमने प्राप्त की। ठीक है, जो कि आजकल भारत में चलती है। तो ये हमने पढ़े हैं 2, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी। तो ये हमारी कंप्लीट होती है क्या? सुगुणिता। क्या होती है? सुगुणिता। तो समझ में आ गई आपको सुगुणिता? एक बार मैं आपको बता दूं, देखो सुगुणिता का मतलब है कि किसी जीव में 2 से अधिक सेट पाना गुणसूत्रों का, हमेशा उसको हम सुगुणता कहते हैं। अगर ये कंडीशन एक ही जाति के मध्य है तो ये ऑटो है, और 2 भिन्न जातियों के मध्य है तो ये एलो पॉलीप्लॉइडी। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं असुगुणता, जिसको हम एन्यू पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी, सॉरी, क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी, असुगुणता। तो देखिए, गुणसूत्री पृथक्करण के समय यदि गुणसूत्र का वियोजन हो जाए, जिससे या तो गुणसूत्र की कमी या अधिकता हो जाती है, तो इसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। देखो बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको इसको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, अलग अलग होते हैं, तो उस
पृथक्करण या वियोजन के समय या तो एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाए जीव में या एक गुणसूत्र की कमी हो जाए, तो हम उस कंडीशन को असुगुणता बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। अब इसके दो टाइप हैं, टाइप आप जरा ध्यान से समझना। गुणसूत्र की अधिकता हो जाए तो अधिगुणता व कमी हो जाए तो अधोगुणता कहलाती है। ठीक है, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। चलो मैं इसको यहाँ ऊपर लिखता हूँ। आप असुगुणता की परिभाषा तो समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है कि अगर गुणसूत्रीय पृथक्करण के समय गुणसूत्रों की अधिकता हो जाए या कमी हो जाए तो हम उसको एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, असुगुणता कहते हैं, है ना। अब इसके दो टाइप होते हैं, कंडीशन है दो, क्योंकि हम इसमें चल रहे हैं ना, या तो अधिकता हो या कमी हो, है ना। तो वो ये कह रहा है कि अगर गुणसूत्र की अधिकता हो रही है, गुणसूत्र की अधिकता हो रही है तो हम उसे अधिगुणता कहते हैं, है ना, अधिगुणता। और अगर कमी हो रही है तो उसको अधोगुणता कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोगुणता। अब यहां दो तीन पॉइंट और है। अधोगुणता में एक गुणसूत्र की कमी हो तो इसे एक न्यून सूत्रता 2n-1 कहते हैं। दो गुणसूत्र की कमी हो तो इसे द्विन्यून सूत्रता नल्ली सौमी 2n-2 कहते हैं। देखो, अब ये मोस्ट बात है आपको समझने के लिए। क्या मैं आपसे ये कह रहा हूं कि असुगुणता का मतलब ये होता है कि या तो एक गुणसूत्र कम हो जाए या एक गुणसूत्र अधिक हो जाए, जबकि सुगुणता में क्या था कि हमेशा गुणसूत्रों के सेट में वृद्धि ही होती है। क्लियर है बात? हाँ। अब देखिए, असुगुणता आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर गुणसूत्र की कमी हो रही है, गुणसूत्र की कमी हो रही है तो आप उसको अधोगुणता कहते हैं, और अगर गुणसूत्र की अधिकता हो रही है तो आप उसको अधिगुणता कह रहे हैं। ठीक है, तो आप सुनिए, अधोगुणता का मतलब होता है गुणसूत्र की कमी होना, होता है नहीं होता? तो वो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर अधोगुणता कंडीशन में, अब अधोगुणता का नाम आते ही आपके दिमाग में इतनी सी बात होनी चाहिए कि 100% गुणसूत्र की कमी हो रही है ना। तो ये क्या कह रहा है कि भाई अधोगुणसूत्र की अगर एक गुणसूत्र की कमी हो, मैं कह रहा हूं कि भाई अधोगुणता में केवल एक क्रोमोसोम की कमी हो तो हम इसे एक न्यून सूत्रता यानी कि 2n-1 कहते हैं। अच्छा, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो, ये दो गुणसूत्र है। क्या है ये? दो गुणसूत्र। अच्छा, इन दो गुणसूत्र में से मैं कहूं कि एक गुणसूत्र कम हो गया तो आप इस कंडीशन को 2n-1 नहीं बोलेंगे क्या? और 2n-1 को मैं एक न्यून सूत्रता नहीं कह सकता क्या? कह सकता हूं ना? हाँ। फिर ये नेक्स्ट बात कहता है, जो कि नीट में कई बार पूछा गया है, कि नल्ली सौमी या नल्लो सौमी कंडीशन क्या होती है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर दोनों की दोनों गुणसूत्र की कमी हो जाए, पूरा पेयर ही खत्म हो जाए, तो आप इसको
द्विन्यून सूत्रता या 2n-2 नहीं बोल सकते क्या। और हम इसको मेडिकल टर्म में नल्लिसोमी या नल्लोसोमी कह के चल रहे हैं। आप इसको मोस्ट रूप से समझ लेना, नीट में कई बार पूछा गया है कि निम्न में से नल्लोसोमी कंडीशन क्या है, तो उसका आंसर होता है 2n-2। ठीक है, क्योंकि अधोगुणता हमें पता है ना, गुणसूत्र की कमी होना अधोगुणता होता है। तो बस हम उतनी सी बात याद रखेंगे कि एक गुणसूत्र कम हो जाए तो एक न्यून सूत्रता, दो गुणसूत्र ही कम हो जाए तो द्विन्यून सूत्रता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अधिगुणता की। तो अधिगुणता में क्या होगा कि एक जुड़ जाए तो एक आधी सूत्रता जिसको 2n+1 बोलते हैं, दो जुड़ जाए तो द्वि सूत्रता जिसको 2n+2 बोलते हैं। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, और जो एक आधी सूत्रता है ना, जिससे डाउन सिंड्रोम डिजीज हो जाती है। अरे 2n+1 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र जोड़ दिए, ट्राइसोमी कंडीशन नहीं आएगी क्या? आएगी ना। तो बस उससे डाउन सिंड्रोम डिजीज हो जाती है ना। तो ये थे हमारे क्या गुणसूत्रों में संख्यात्मक उत्परिवर्तन। क्या था? संख्यात्मक उत्परिवर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है संख्यात्मक उत्परिवर्तन। मैं आपको 2 मिनट में इसका रिवाइज अगर कराऊं, देखो अगर मैं न्यूमेरिक म्यूटेशन की बात करूं तो इसको हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो इयूप्लॉइडी और एक एन्यूप्लॉइडी बांटा था भाई। इयूप्लॉइडी की अगर मैं बात करूं तो इसके 2 टाइप होते हैं। एक तो ऑटोप्लॉइडी होता है, एक ऑलोप्लॉइडी होता है ना। होता है नहीं ऑटोप्लॉइडी। अच्छा, इयूप्लॉइडी क्या है कि हमेशा गुणसूत्रों के सेट में वृद्धि हो। अगर वो एक ही जाति के मध्य है तो ऑटो, अगर 2 भिन्न जातियों के मध्य है तो एलो। और फिर हमने पढ़ा था एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? या तो गुणसूत्र की अधिकता होगी या गुणसूत्र की कमी होगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अधिकता अगर हो रही है तो इसको हम अधि बोलते हैं, कमी अगर इसको हो रही है तो उसको अधो बोलते हैं, है ना। अधो में अगर एक की कमी हो रही है तो इसको हम एक न्यून सूत्रता बोलते हैं, और अगर 2 की कमी हो रही है तो इसको हम नल्लिसोमी बोलते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें करेंगे कल।